भूख लगी तो कैंटीन चला गया। हाँ, खाने में लेट हो गया। सर 3 मिनट सर। पंचर गाड़ी है, हो जाता है। थैंक यू। क्या कर सर ने अपन को जो टास्क दिया था? अरे हाँ, स्टोरी लिखनी थी। अरे दिमाग में लिखी मैंने। अभी भी टाइम तो है, अपन को गाड़ी से जाना है, पहुंच जाएंगे, लिख लेते बैठ के। सर आ ही जाता है। एक्चुअली मम्मी को चक्कर आ गए, मतलब तबीयत ठीक है बट रुकना जरूरी है सर। यू कैन अंडरस्टैंड सर। उन्होंने ही कहा कि जा बेटा, तेरा टाइम का बड़ा ये रहता है। मैं भी ट्राई करता हूँ रोज, मतलब मेंटेन रखूँ कि टाइम का। मतलब सर यू कैन अंडरस्टैंड सर, मम्मी को चक्कर आ गए तो वैसे तो मतलब मैं सोचा था डॉक्टर क्या ले जाऊँ, लेकिन वो बोले नहीं ठीक है सब। तो कम से कम 5-10 मिनट तो रुकना पड़ता, मतलब उनके लिए ऐसा ठीक है ना। बाकी थैंक यू। आ रहा था वो मेरे साथ एक दोस्त था, क्या नाम है उसका, दीपक। मैंने उससे बोला कि मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन एकदम गायब हो गया। अब इसमें मेरी क्या गलती? तो मेरी किस्मत इतनी फूटी है, चप्पल टूट गई। तो थोड़ा लंगड़ाया तो भैया मिल गए। मैं भैया उठा लो, भैया ने उठा लो। नहीं भैया भूख भी लग रही है। पहले हम लोग खाना वाना खाया और सबने बोला था कि 12-10 तक आना है। आपने बोला था ना 12-10 तक आना, तो हमने कहा आ जाएंगे। तो लेकिन टाइम पे आ गया, लेकिन वो सचिन अब नहीं आया। गलती नहीं है, मैं क्या गरीब हूँ? अब मैं क्या बताऊं सर, पैदल पैदल आ रहा था, 2 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। और इतने हरामी दोस्त दिए कि भाई बोलता है सुपरमैन की तरह जा। खाया कुछ नहीं, कैसे जाऊं? तो भूख लगी थी सर, तो थोड़ा बहुत खा लिया। वो तो अच्छा हुआ अभिजीत भैया का। मैंने तो सर 2 दिन से कुछ नहीं खाया था, उन्होंने ही खिलाया। फिर जैसे तैसे पैदल पैदल आ रहा था, रास्ते में अभिजीत भैया मिले, बोलते बेटा कहाँ जा रहे हो? तो सर उनकी वजह से मैं आज बच गया, बस थोड़ा सा लेट हुआ मैं क्षमा चाहता हूँ सर। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं चलता हूँ। पूरे समाज को अनुभव। तो इस तरह का एक वातावरण निर्मित करना बस केवल संस्कार भारती के माध्यम से इतना सा प्रयास हम लोगों का रहता है। और उसके पीछे जो भाव है वो आपने पहले वाक्यों में समझ लिया, जान लिया। इस हमारी नाट्य विधा को लेकर जो लंबे समय से हम लोगों के साथ में सहयात्री रहे हैं, जब बिल्कुल शुरू में परिचय हुआ तो बहुत ज़्यादा नाटक को लेकर बहुत उत्साह के साथ में उनका आगमन हुआ। और फिर उसके बाद हम लोगों ने उनसे ऊर्जा ग्रहण करी। पिछले 3 दशक में पलट के देखता हूँ तो ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं, ऐसे बहुत से साथी मेरे पे याद आते हैं जिन्होंने समय समय पर मुझे वो कार्य करने की प्रेरणा दी। आपको लग सकता है 1990 से मैंने संस्कार भारती का काम शुरू किया, 90 से 2023, 33 वर्ष, बहुत बड़ा समय होता है। अपने मेरे पास भी अपनी जिम्मेदारियां कम नहीं थी, उसके उन सब जिम्मेदारियों के साथ में इस काम को आगे बढ़ाते चलना, सबके साथ में मिलकर, आप जैसे नए नए लोगों के साथ। लेकिन जितने नए लोगों से मिलना जुलना होता रहा, कहीं ना कहीं मुझे वो ऊर्जा आप लोगों से प्राप्त होती रही। आज भी आप लोगों की जो उपस्थिति है यहाँ, वो मैंने जो शुरुआत में जिस बात से आरंभ किया आज के सत्र को, वो उसी ऊर्जा का कहीं ना कहीं प्रगतिकरण है, प्रभाव है। हमारे साथ में ब्रजकिशोर दीक्षित जी, कल मैंने परिचय कराया था, उपस्थित हैं। और 94-95 इतने 1994-1995 ऐसे वर्ष में पहली बार संस्कार भारती के माध्यम से ही उनसे मेरा परिचय हुआ था। पहला नाटक यक्ष प्रश्न, स्वर्गीय अभय सरवटे जी उसको निर्देशित कर रहे थे। और उसकी तैयारी हो, फिर तैयारी के बाद हम लोग जो है भोपाल में जाकर उसका हमें एक दर्शन करते हैं। मुझे याद है ब्रजकिशोर जी ने उस यक्ष प्रश्न के उस प्रयोग में भीम का अभिनय किया। थोड़ा बहुत उसके बारे में कहानी के तौर पर तो हम सब शायद जानते ही होंगे, क्योंकि वो एक नाटक के तौर पर भी एक प्रमुख है, लेकिन कथा वस्तु तो हमको सबको करीब करीब महाभारत का। तो यक्ष जो है वो
जल का स्वामी है और जंगल में प्यास से व्याकुल पांडव जब पानी के पास पहुंचते हैं तो वहां जो उस जल का स्वामी यक्ष है वो खड़ा हुआ है। तो कहता पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तब ही जल पियो, उसके बिना अगर तुमने जल पिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो ऐसा वो नाटक है, उसमें नाटक क्या मतलब वो कथा ऐसी है, उसको नाटकीय वो दिया गया पूरा। तो कल जो याद कर रहे थे तो मैं कहूंगा कि जरा जो वो जो प्रसंग था उसके बारे में ब्रज के लोग जरा संक्षेप में थोड़ा सा और जो भी अपने मन से कहना चाहें। मंचासीन बड़े भैया परम आदरणीय अतुल धोलिया जी और नाटक के क्षेत्र में बहुत सारा ढेर सारा व्यवस्थित कार्य कर रहे डॉक्टर हिमांशु जी और माणिक सर, एक हमारे सुयोग्य खोज हमारी विमल वर्मा जी और आप सब जो इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं जिन्होंने नाट्य विधा को चुना है, उन सबको मेरा नमन। कल भी कई वक्ताओं ने यहाँ ये बात रखी है कि ये जो नाट्य कला को चुनने वाले लोग हैं ये सर्वश्रेष्ठ हैं। भरत मुनि ने भी कहा था इनको थोड़ा गांव से दूर रखिए, गांव के आसपास मत रखिए इनको, क्योंकि बहुत बुद्धिमान और बहुत दिमाग चलाने वाला व्यक्ति नजदीक रहा तो जो रोजमर्रा के कार्य हो सकता है उनमें व्यवधान आ जाए। तो आप सब ऐसी विधा को चुन के यहाँ आए हैं। माननीय अतुल जी ने जिस नाट्य का प्रसंग किया, मैं भी उस समय नाट्य विधा के लिए बिल्कुल मेरे लिए नई थी और बड़ी भारी थी मेरे लिए, और उसमें बहुत जूनियर कलाकार भी हमारे साथ में थे। एक एक करके जो पांडवों के मरने के दृश्य थे उसमें एक ये अंजना जी है, ये सुखदेव जी से शायद इन्होंने कथक सीखा। तो बाद में मुझे लगा कि यार देखो मैंने कौन सा रास्ता छोड़ के कहाँ आया। मेरी यात्रा बहुत बुरी और भयानक सी है, क्योंकि आपके जो पटकथा है ना, पटकथा में भी ऐसी चीजें आती हैं, थ्रिल, सस्पेंस, फलाना ठिकाना, इस तरह की चीजें होती ना। तो जो आप मुझे सुनेंगे ना तो हो सकता है इससे भी किसी कथा का जन्म हो। फिर मुझे लगा कि मैं कभी बन सकता हूं। फिर मुझे लगा ग्वालियर आके, जब मैं ग्वालियर में आ गया, मतलब भिंड में ही कभी बनने जैसा तो थोड़ा बहुत हो ही गया था, प्राथमिक अवस्था में था। और जब यहाँ से चला तो अखबार में छपना बड़ा अच्छा लगता था कि आज मेरा नाम छपा है, मेरी कविता छपी है। फिर मुझे एक बड़े भारी देश के कवि हैं नरेश सक्सेना जी, उनकी एक वर्कशॉप यहाँ कला वीथिका में ग्वालियर में, उसमें जाने का मुझे मौका मिला। उन्होंने जब कविता पर बात की, कविता की चीजों को बताया, तो मेरी जो डायरियां थी और जो लेखन सामग्री थी कविताओं की, और जो कविताओं का स्तर था बहुत घटिया था। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, बहुत घटिया स्तर था उनका। मैंने वो सारा नष्ट कर दिया। मैंने कहा मैं कभी हुई नहीं। जो कविता का मूल तत्व मैं जानते ही नहीं। अरे भाई सूरज निकला, चिड़िया चहकने लगी, पेड़ है, पत्ते हैं, सड़क है, घर है, मकान है, लड़की जा रही है, जवान आ रहा है। अरे ये सब चीज तो कविता का ये चीज नहीं। यहाँ तक थोड़ी कोई यात्रा, ये तो बड़ी सामान्य सी बात है। यही मैं कर पाता था। मैं आप अपने उस नाटक और पटकथा से जोड़िए इस बात को। ये बहुत जो सामान्य सी प्रक्रिया है सृजन की, बहुत छोटी स्थिति है, यहीं अटक के नहीं। मेन जो आज थंब रूल चलते हैं राइटिंग में कि इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू रिकलेक्ट और इजी टू रिकॉल, तो ये सारी सी चीज है कि भाई जो साधारण जनमानस को है वो इतनी बड़ी चीज संस्कृत में लिखी हुई समझ में आ जाए, याद रहे और गाते आ जाए, वो शायद उनका उद्देश्य रहा। बिल्कुल ठीक जगह आ गए। इनके लिए तालियां बजाइए, सही जगह आ गए हैं। मैं यही चाह रहा था कि आप लोग इस बात को लेके आए। पटकथा या कथा लेखन के लिए जब हम चले तो वो समसामयिक भी हो, है ना। ऐसा नहीं कोई बहुत पुरानी कथा है, अगर उसको जब, चूंकि नाटक को तो प्रयोग बोलते हैं, अगर उसके लिए हम कुछ कर रहे हैं तो वो अगर आज के साथ तालमेल नहीं खाएगा
आज की चीजों से मेल नहीं करेगा तो लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो तुलसीदास महाराज ने उस कथा को, जो केवल संस्कृत में थी, संस्कृत सबको सुलभ उनके कार्यों के कारण नहीं थी, जो श्रमिक थे, जिनके पास समय नहीं था, है ना, नहीं सीख सकते वो। सर आज की आवश्यकता के अनुसार उन्होंने ये चीज लिखी थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि पटकथा और कथा लेखक को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब जो काल है, जिस काल में हम लिख रहे हैं, उस काल की जो चीजें हैं, मतलब आप कोई नाटक चयन करेंगे तो किनको दिखाने जा रहे हैं, ये इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे क्या? आप किसी चौराहे पे अंग्रेजी में नुक्कड़ नाटक खेल दें तो उसका प्रभाव कैसा जाएगा आप सबको पता है ना? क्योंकि यहाँ हमारे जो भी आंचलिक बोलियां थी, अवधि है, ब्रज भाषा है, बुंदेलखंड है, मुझे नहीं लगता कहीं की भी जो बोली है उसको तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में प्रवेश न दिया हो, है ना? नहीं तो कोई बड़ा विद्वान सोचे मैं इतना हल्का फुल्का ऐसी गांव की भाषा को इसमें अपने बड़े महाकाव्य में क्यों जगह दूं? तो तुलसीदास जी ने उन सब चीजों को भी अपनी, सर आ जाइए प्लीज। डॉक्टर आलोक सर से आगे लेके मैं अपनी बाइयां पढ़िए, फिर दोहा पे आ जाइए, फिर सोठा पे आ जाइए, छंद पे आ जाइए। अरे भैया कैसे आप बोर हो गए? आपका संगीत का जो क्रम है उसको ऐसा व्यवस्थित किया है उन्होंने कि पूरा आनंद है। मतलब ये कंप्लीट पटकथा की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, फिर एक लेखक की, चाहे वो पटकथा का लेखक हो, उपन्यास का हो, इतिहास का हो, उसको जब अपना लेखन चरम पे पहुंचाने के बाद उस लेखक के मन की बात, समाज की बात, और एक बात और मेरे ध्यान से अभी जो रह गई है, वैल्यूज की। तुलसीदास ने जब ये पटकथा लिखी, कथा लिखी, तो उन्होंने वैल्यूज का बड़ा ध्यान रखा। साष्टांग, मतलब जैसे राम जी मिले, भरत पैरों में लाठी की भांति गिर गए, डंडे की भांति गिर गए, अपने से बड़े के लिए कैसा सम्मान किया। अच्छा, विश्वामित्र जी दशरथ जी के दरबार में आते हैं कुछ याचना करने के लिए, मांगने वाला, एक मांगने वाला राजा के दरबार में आता है, महाराज उसे अपना आसन दे देते हैं कि आप आसन पर बैठिए। क्या मूल्य भैया, कैसे मूल्य हमारे देश के हैं, हमारे राष्ट्र के, जो ऐसे संकलित करके रखे हुए हैं, संग्रहित करके रखे हुए हैं, अभिलेख हैं। आज वो सारी पूरी की पूरी मैं उसे गाइड बोलता हूँ। रामचरितमानस है जो मनुष्य के जीवन के लिए एक आदर्श गाइड है। अच्छा, इन सारे कारणों से और आगे और आगे और आगे चलते गए। हो सकता है हमारे श्रोताओं के, हमारे दर्शकों के मन में कुछ विचार, कुछ भाव, कुछ प्रश्न उठे हों। उसके लिए भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी ने उत्तर कांड रख दिया है। बोले ये उत्तर कांड है, कंक्लूड हो रहा है या ड्रामा, या कथा कंक्लूड हो रही है। आपके मन में फिर भी कुछ रह गया है तो यहां से उठा लीजिए, क्योंकि जाते समय जो बात कही जाती है वो घर तक जाती है, पाथेय होता है। तो उन्होंने उत्तर कांड में वो सारी बातें उठा के रख दी कि उनको घर तक ले जाइए, घर में बताइए। फिर एक और इस कथा का जो सबसे परम तत्व है, तो तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखा, इसका जो परम तत्व है उसको भी समझ लीजिए। आपको पता है ये सबसे पहला कथाकार इस भारत का कौन था, अपने भारत भूमि का सबसे पहला कथा? अगर नाटककार देखे तो अश्वघोष आए थे, उनके बाद में भास आए थे। हाँ, और पीछे जाएं और आदि में जाएं, हमारे आदिदेव महादेव, उसमें फिर आदि कवि कहे जाते हैं, हाँ, वेद व्यास जी। जी। तो उनसे पहले भी भगवान भोलेनाथ ने कैलाश पर्वत पर अपने पूरे परिवार को बिठाकर माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी, नंदी और भी गण, उन्हें बैठकर भगवान राम की कथा सुनाई। सबसे बड़ा कथाकार, सबसे पहले कथाकार हमारे भगवान भोलेनाथ हैं। किसको सुनाई? अपने परिवार को।
ऐसे ही हमारा जो संस्कार भारती का जो परिवार है, हमारी संस्कार भारती जो कुछ करना चाहती है पहले अपने परिवार में बैठकर करती है। जो कुछ हम अच्छी बात, जो विचार हम लाते हैं, हम अपने परिवार में बैठ के करते हैं। फिर हम प्रयास करते हैं कि हमारे परिवार से समाज के भिन्न भिन्न हिस्सों में जाए। तो बड़ा पुनीत अवसर मिला। मैं सबका बड़ा धन्यवाद करता हूं कि ऐसे मुझे गोस्वामी तुलसीदास जी को याद करने का मौका मिला है। और बड़ा अवसर ये है कि भगवान राम 22 जनवरी को अपने जन्मस्थल पे पुनः जो प्रतिस्थापित हो रहे हैं, ऐसा अवसर है। तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग रामचरितमानस को एक बार अपने जो आपका टेक्निकल साइड है, मतलब ड्रामा साइड है, इस एस्पेक्ट से भी पढ़ें। श्रद्धा को अपने बगल में रखे रहना, जब पढ़ लो तब फिर दोबारा उनको श्रद्धा को फिर बिठा देना उनके आसपास। लेकिन तब तक आप एक पटकथा लेखक के तौर पर गोस्वामी तुलसीदास जी को पढ़ें। बहुत धन्यवाद, आपने हमें सुना। जय श्री राम। ब्रज किशोर जी ने इन अनुभवों को जिया है। मैंने कहा ना, सबसे पहले जब यक्ष प्रश्न के लिए कौन क्या भूमिका करेगा, यहां से मेरा उनका परिचय आरंभ हुआ। किया पहली बार रविंद्र भवन में, और दूसरी बार जब किया तब डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जो चाणक्य सीरियल उस समय आ रहा था, ये उतनी पुरानी बात कर रहा हूँ, जो चाणक्य सीरियल, वो सामने दर्शकों में बैठे हुए थे, जैसे प्रोफेसर साहब बैठे हैं इस तरह से। तब दूसरी बार उन्होंने उनके सम्मुख किया था। तो पहली बार जब किया था तब जो सहदेव, जो नवोदित एकदम नया कला साधक करना है, उसके मन में लगन बहुत थी। तो सब मंच पर उसका सबसे पहला तो सहदेव ही पानी लेने गया है। और यक्ष ने कहा सवाल, और वो जो उसको डायलॉग बोलना है वो बोला, एक वाक्य बोला, और उसके बाद ब्लैंक भूल गया। अब वो नया कलाकार है और रविंद्र भवन में नाटक हो रहा है भोपाल में, यहां से तैयारी करके गए हैं 25 दिन 40 दिन, जितने दिन यहाँ तैयारी करके गए गोरकी शिशु मंदिर में। और इतनी तैयारी करने के बाद जब वहां पहुंचे तो सहदेव अपना डायलॉग भूल गया। लेकिन हमारा यक्ष जो है ना, जो नाटक का निर्देशक भी था, वो एक चूंकि सारी सब तरह से व्यवस्थित था, तो उसने कहा इतने अब ये इसको मेरे प्रश्न का उत्तर देना है। वो उत्तर तो इससे दिया नहीं गया, अब मेरे को प्रश्न भी देना है और उत्तर भी देना है। यक्ष को ही करना है ये काम, क्योंकि ये तो गया। तो उसने उसको उसी की बात में से सिरा पकड़ के हाँ हाँ है ये करके उसने पूरा वाक्य को उसको करके, अच्छा ठीक है फिर तो चलो, वो मरने का जो दृश्य था वो मर गया। अब सहदेव, नकुल, अर्जुन, और जब भीम का भी सबसे लंबा संवाद तो युधिष्ठिर के साथ था। युधिष्ठिर बने थे सजेंद्र शर्मा जी, जो आपके विद्या परिषद के सदस्य रहे, कुमार सजेंद्र, वो जो है उसमें युधिष्ठिर की भूमिका में थे, और अभय सरवटे जी को उसमें थे। तो ये जब भीम भी वहां लेटे हुए हैं, तब सहदेव कहता है मुझे अपने डायलॉग याद आ गए, अब बोलूं क्या? बोले आप बोल दूं क्या? कहता है तुम मर गया, चुपचाप पड़ा रहे। सब चारों पड़े मरे हुए, मरा हुआ बोलता है क्या? तुम मर गया, चुपचाप पड़ा रहे। तो ये वो पहला उस यक्ष प्रश्न का, यक्ष प्रश्न में बिल्कुल भी इस तरह का हास्य विरोध नहीं था। वो सब बहुत इस तरह का गंभीर सारी चर्चाओं वाला नाटक था, और उसको प्रस्तुतिकरण भी उस तरह से करना पड़ता था। लेकिन ये दृश्य उसके दौरान बना। अब ये तो पहली बार हो गया। वो सहदेव की लगन है, ये पहली बार गलती होगी, हर बार यही थोड़ी करूंगा। अगली बार, दूसरी बार डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी के सामने नाटक हुआ, वही सहदेव है, वही सारी कास्टिंग है, सारे लोग ये हैं। और फिर भोपाल में अब वो क्या करता है, यक्ष बनाने के लिए यक्ष की इतनी बड़ी दाढ़ी, इतनी लंबी दाढ़ी। अब उसने क्या किया, आपको केवल गले तक हाथ ले जाना था। तो सहदेव तो राजकुमार है ना, यक्ष क्या होता है, गला पकड़ने ऐसे जाना था। उसने क्या किया, गला पकड़ ही लिया जाके, उसका पकड़ लिया तो दाढ़ी खिंच गई। अब दाढ़ी खिंच गई जो है वो सारी चीजों को सवाल लेता है। तो यक्ष ने अपनी दाढ़ी ऐसे करते हुए दीवार तक गया, पीछे तक गया, ऐसे दाढ़ी ठीक करते हुए दोबारा चिपक जाए,
वहां तक डायलॉग बोलते बोलते वहां तक गया, लौट के आया कि सहदेव ने तो कांड अपना कर दिया। उसने अपना पूरा जो है कोशिश करके, दाढ़ी थी कि वो एक तरफ से उखड़ गया, वो पूरा, अभी तो पूरा नाटक रखा है। सहदेव ने तो शुरुआत में ही खेल खराब कर दिया, लेकिन उसको करना बार बार बेचारे को वो दाढ़ी पे हाथ ले जाना पड़ता था कि दाढ़ी दोबारा चिपकाओ, लेकिन अपने डायलॉग पूरे बोलते हुए किसी को ये पता ना लगे कि क्या गड़बड़ी हो गई है। इस तरह से वो पूरा नाटक हुआ। नाटक समाप्त हुआ, डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी कहते हैं तो अपनी दाढ़ी संभाल रहा था पूरे हमें सरवटे को कि 2 बार का परिचय ग्वालियर आने से था उनसे, तो उन्होंने उससे यही कहा, क्यों तुम तो अपनी दाढ़ी संभालते रहे पूरे नाटक में। तो ये ऐसे नाटक के दौरान, मंचन के दौरान ऐसे बहुत से मनोरंजक दृष्टांत हो जाते हैं जो कभी कभी पटकथा लेखन का हिस्सा बन जाते हैं। अब आज हो रहा है ना, पटकथा में चर्चा हो रही है इन सब बातों की। तो नाटक इसी का नाम है, रंगमंच, रंगकर्म, इन्हीं सारी चीजों से जुड़ा हुआ है। राम जी की कथा के बारे में जिस तरह से ब्रजकिशोर जी, उसको कल बताया था मैंने कि वो रामलीला, दीनदयाल नगर में जो रामलीला है उसको लेकर वो पूरी, इनका घर पूरा जो है वो राममय हो जाता है। इनके घर में वो सारा सामग्री और सारे, मैं जब अभी मिलने गया तो बोले आज भाई साहब ये सब बस सामान, जगह थी, इतनी जगह हुई है कि बैठने लायक किया, ये सारा करके समय रख रहे हैं इस तरह से। तो इसमें सब में विधा में अपने को जब अलग अलग तरह की प्रेरणा, अलग अलग तरह के विचार, स्वयं अनुभव होते हैं, और वो अनुभव कोई दूसरा नहीं करेगा। महाभारत की कथा में कहते हैं ना कि सारे उसमें दुनिया भर के सारे प्रश्नों के जवाब या सारे प्रसंग इस तरह के आ जाते हैं उस पूरी कथा में, ऐसा कहा जाता है उसके विषय में कि सब चीजें उसके अंदर मिल जाती हैं। और जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसके विषय में कई और भी तरह की बातें हमें खुद अनुभव होती हैं, क्योंकि हर जीवन एक महाभारत है। लेकिन मेरी महाभारत कुछ और है, आपकी कुछ और है, इनकी कुछ और है, सबकी महाभारत अलग अलग है महाभारत। इसलिए उन प्रश्नों के समाधान भी हमारे अपने अपने अनुसार अलग अलग हो सकते हैं, और ये सब हमारे इस सारे व्यवस्थित जो क्रम है उसका कहीं ना कहीं हिस्सा बनते हैं। प्रोफेसर आलोक शर्मा जी हैं हम लोगों के साथ में। मैं चाहूंगा कि वे इस खास तौर से जो पटकथा लेखन का गंभीर विषय, मैं तो ऐसी बातों में कुछ अपनी अपनी बातें करते हुए चला देता हूँ, मेरा कोई काम नहीं। थोड़ी बात हिमांशु जी से की, थोड़ी ब्रजकिशोर जी से की। ब्रजकिशोर जी को कहा भैया एक जरा लिखना है, उन्होंने शबरी का प्रसंग लिया, कहाँ से ये सब बनाया और पूरा एक पथनाट्य तैयार कर दिया। हिमांशु जी को कहा भैया ये कार्यशाला करनी है, इन्होंने कर दी। मैं तो अपने काम ऐसे चला लेता, ठीक है, लेकिन व्यवस्थित और गंभीर जो विषय है उसको चिंतन करना, गंभीर व्यक्तित्व चाहिए होता है, तो वो मैं आलोक जी से निवेदन। मेरे साथ के जितने भी मित्र हैं मेरे को ऐसा नहीं मानते कि मैं गंभीर प्रकृति का हूँ। लेकिन हाँ, मेरे को एक बात मेरे को लगता है कि थिएटर में या ड्रामे से बात कभी होती है तो मैंने कोई विधिवत शिक्षा नहीं ली जैसे आप लोग ले रहे हो। हमने काम किया और कॉलेज टाइम से इन्वॉल्व है, थिएटर किया मतलब, और ये मेरे को निश्चित तौर पर गंभीर बना देता है। आपकी बात का मैं इस बात पर सहमत हूं, मैं आपके कहने के बाद इस पर विचार कर पा रहा हूं। और रामायण की बात चल रही है, रामायण में आप रामलीला के ऑलरेडी आपने ऑर्गेनाइज हुई, लगातार करते हैं रामायण, और रामायण अपने आप में पूरे देश में जगह जगह तरह तरह से होती रहती है, अलग अलग विधाओं में होती है, और उसका क्राफ्ट और वो सब मेरे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ में बैठे हुए हिमांशु भाई बता सकते हैं आपको। लेकिन मैं लेखन वाली बात पे जा रहा हूं कि हम लिखें क्या। आपको राम दिख रहे हैं, आपको लक्ष्मण दिख रहे हैं और सीता दिख रहे हैं, और वो विचर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हैं, और लक्ष्मण की पत्नी वो क्या कर रही है भैया? वो दिन के लिए उसके पति छोड़ गए घर, वो अपनी पत्नी को साथ ले गए।
यहां पे क्यूरियोसिटी पैदा होती, जिज्ञासा। फिर आपको करना पड़ता है कि मैं, क्या नाम है उनका, कुछ नाम बताइए। उर्मिला। हम ड्रामा करते हैं उर्मिला और लिखते हैं। हमारे पास रामायण है, हमारे पास और साहित्य है, वाल्मीकि रामायण है। हम उर्मिला के चरित्र को छांटते हैं, इसको कहते हैं डेटा कलेक्शन। ठीक है ना? आपने डेटा कलेक्शन किया, कुछ पार्ट नहीं मिल रहा है, इमेजिन कर लेंगे, कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना? और वहां से आप शुरू कर सकते हैं। कहां से शुरू करेंगे कि लक्ष्मण कहते हैं मैं जाऊंगा, और राम कहते हैं नहीं तुम यहीं रहो, और उर्मिला बाहर से निकल के कैसे देखती है कि ये क्या कह रहे हैं मेरे पति। ठीक है ना? अच्छा, कहानी बनेगी, आइडिया कहानी में कन्वर्ट होगा और कहानी बदलेगी स्क्रिप्ट में, है ना? क्योंकि कोई भी कहानी होगी उसको स्क्रिप्ट में बदलना पड़ेगा, तो आपको 2-3 बार लिखना पड़ेगा, और फाइनली जब वो डायरेक्ट की जाएगी तो उसका स्वरूप अलग होगा। एडिटिंग के बाद एडिटर भी उसमें कुछ नया जोड़ देगा, नया उसका कुछ असर बदल देगा। ठीक है ना? और वो एक अगर बेहतरीन करती है तो सबके द्वारा एक्सेप्ट कर ली जाएगी। उसमें कई लोगों के दिमाग लगे, उसमें बहुत ज्यादा लड़ाई नहीं की जा सकती कि नहीं आखिरी लाइन तो तुम्हें बोलनी पड़ेगी कि ऐसे ही, ऐसा नहीं। ये चीज क्रिएटिव वर्क्स में यहां पर कंप्रोमाइजेस किए जाते हैं, नहीं तो टीम वर्क नहीं होता, और ये टीम वर्क ही है। ठीक है ना? तो ये टीम वर्क ही है। ओके, तो एक जगह रेफरेंस आया लिखने के लिए, जैसे मैंने उर्मिला चरित्र को समझने की कोशिश की, कितनी खूबसूरत कहानी बनेगी। ठीक है ना? अगर हम समझ लें, लोगों ने लिखा भी है, लोगों ने कविताएं भी लिखी हैं, इसमें लोगों ने उर्मिला के चरित्र को अलग से उपन्यास के तौर पे भी लिखा है, जहां तक मुझे याद आता है ना? ठीक है, किस पे नहीं लिखा? मैं जटायु करूंगा। तुम सोच सकते हो, एक ड्रामे के स्टूडेंट्स के तौर पर तुम कह सकते हो कि मैं एक वृद्ध गिद्ध एक स्त्री के अपमान को और अपहरण को नहीं देख पा रहा है, जो उसकी नजर में हो रहा है, जो एक स्त्री को ले जा रहा है एक राक्षस, उसके पति की आंखों से दूर रख के, उसके पति के सामने से नहीं ले जा रहा, अपहरण करके ले जा रहा है, और वृद्ध मजबूर नहीं है, लड़ता है। बनता है मैसेज बनता है। मैं आपको प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, मैं जटायु पे लिखूंगा। ठीक है ना? बनता है, लेखन बनता है, ड्रामे में कन्वर्ट हो सकता है। समझ में आ गया ना? क्यों रामायण की बात कर दी आपने? तो मैं अलग अलग चरित्र की बात कर रहा हूं उसमें। मैंने तो सारे चरित्र समझे ही नहीं। ठीक है ना? अगर मुझे तुम पे लिखना होगा तो मैं तुम्हें समझूंगा ना, है ना? नॉर्मली कहां कहां हमारे अंदर जिज्ञासाएं पैदा होती हैं, कैसे पैदा होती हैं? न्यूज से पैदा होती हैं कि पाकिस्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ कुछ लोगों ने आर्मी वालों को, इंडिया के आर्मी वालों को खबर दी कि सब 4 आदमी हमारी तरफ से तुम्हारी तरफ गए हैं, जिंदा वापस नहीं लौटने चाहिए। बनती है ना स्टोरी। बनती है स्टोरी की एक माँ अपनी रोटी बेल रही है गांव के बाहर पाकिस्तान के अंदर, और 6-8 आदमी आते हैं कि आज नहीं ठहरेंगे। ऊपर ओखले में एक बच्चा पढ़ रहा है, वो चिल्लाते हैं कि तुमने बताया नहीं, क्या करेगा पढ़ के, इसको साथ ले चलो अपने, और ले जाते हैं। और माँ रोती रहती है कि मेरा बेटा भी आतंकवादी बन गया, और वो रो रही है, वो मजबूर बन गया। ठीक है ना? और वो बाद में ये कह सकती है जिंदा मतलब अपने दिलाए में, इस तरह का कुछ कनेक्शन कर सकते हैं। समझ गए? और उसको बीच में लिखा जा सकता है। तो आपको सब्जेक्ट कैसे पैदा होते हैं लिखने की, मैं उसकी बात कर। हनुमान जी के बारे में एक जगह एक लाइन पढ़ ली मैंने, और मैं बेचैन हो गया। थोड़ा सा ड्रामे का थोड़ा जगह मिलनी चाहिए, ऐसे करें। इतनी जगह नहीं मिलेगी तो क्या तो ये दूर हो गए। उन्होंने कहा वो खतरनाक पोजीशन बनने वाली है, बहुत ही। अभी तो हमारी मुकुट गिरा है। नहीं होता है, मैं आगे नहीं, अरे भाई, नहीं, ठीक है।
तो बात मैं इस पे आ गया। हमारी जरूरत नहीं है। आनंद ऊपर कर देना माइक। तो हाँ, ये क्या हुआ, कहीं पे किसी जगह एक लाइन लिखी देखी मैंने, रामायण की बात चल रही थी और मैं बेचैन हो गया। अगर आपको लिखना है ना तो आपके अंदर बेचैनी आ जानी चाहिए, यही वाली स्टडी कर रहे हैं हम, मेरी है, मैं आपकी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको स्थिति समझा रहा हूं। मेरे पास 5-10 साल बच्चे हैं काम करने के लिए, तुम्हारे पास 60 साल काम करने के लिए है। तो मैं यहाँ पे तुमको बोलते हुए हो सकता है हाफ ही जाऊं, हाफने लग गया हूं ऐसे। मैंने पढ़ा हनुमान जी बड़े जोरदार राजनीतिज्ञ थे। ये किसी ने सुना नहीं होगा नॉर्मली। नहीं। मैंने कहा यार हनुमान जी राजनीतिज्ञ, मैंने कहा यार ये तो बड़ी जोरदार बात है। राजनीति तो आज का सबसे सर्वप्रिय सब्जेक्ट है, और हनुमान जी और रामायण को लोग उस तरीके से हम एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं समाज में जिस तरीके से एस्टेब्लिश होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब एक कैसे हृदय में नहीं बस पाती। हम लोग समझ लेते हैं, कभी हम बताने के लिए, कभी हम अपना ज्ञानी बताने के लिए उसको तैयार कर लेते हैं। ठीक है ना, लेकिन अंदर राम बस जाए, हृदय में यहां बस जाए, दिमाग में बस जाए, तो कितना राम राज्य हो जाएगा पैदा, है ना। तो हनुमान जी, आपने बात चलाई, हनुमान जी राजनीतिज्ञ थे। हमने कहा राजनीतिज्ञ थे, ये कैसे। हमने रामायण खोली, डाटा कलेक्शन शुरू हुआ। ठीक है ना हमारे पास, उसमें युद्ध कांड में विभीषण का भीषण अपमान होता है रावण के द्वारा। विभीषण कहते हैं महाराज पराई स्त्री को यहां रखना ठीक नहीं, ये संकेत उचित नहीं है, ये हमारे विनाश का कारण बनेंगे। और रावण का लड़का खड़ा होकर कहता है चाचा अगर तुम में दम नहीं है तो जरा चुप रहा करो सभा में। बहुत सुंदर, समझ में आ गया ना। लड़ाई लड़ने का तो दम नहीं, और शिक्षा दे रहे हैं आप समय, ये सब हमारी हिम्मत को डाउन करने वाली बात है। इनको निकालो तो बाहर यहां से। और इस तरह की बात तो ये इस तरह का एक जगह से अपमानी, और रावण भी चिल्ला रहा है, रावण का लड़का भी अपमान कर रहा है, तब भी भीषण को अपने परिवार की, अपने समाज की चिंता है, और वो फिर बार बार कह रहा है कि हे मेरे बड़े भाई, तुम्हारे पास कितनी सहस्त्र तो पत्नियां हैं, आपके पास ऐसा और वैसा है, और तरह तरह से समझा रहा है। और मैंने देखा है काल को, मुझे लक्षण ठीक नहीं दिखते। मैं आपको एक बार फिर कहता हूं तो एक आदमी तो उतर ही आता है उसको खींच के पटक लेने के लिए। जब स्थिति इतनी दुविधापूर्ण हो जाती है, अति निराश हो जाता है, तो कहता मैं जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं इस जगह के विनाश को, यहां नहीं रुका जा सकता। और वो राम का दरवाजा खटखटाता है। ठीक है ना, राक्षसों जैसी काया, राक्षस का भाई है भाई वो भीषण। ठीक है ना, एक विशाल काया का पुरुष राम की खोज करते हुए एक एरिया में आता है, तो उसको कुछ दिखते हैं लोग, बहुत सब सतर्क हो जाते हैं कि ये आदमी दक्षिण से आ रहा है, ये बड़ा है, रावण का भेजा हुआ दूत नहीं, ये हो सकता हमारे को नष्ट करने आया है। ठीक है ना, ये उस दिशा से आ रहा है जहां हमारा दुश्मन है और जिधर हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, स्टडी कर रहे हैं हम, मेरी है, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं आपको स्थिति समझा रहा हूं। मेरे पास 5-10 साल बच्चे हैं काम करने के लिए, तुम्हारे पास 60 साल काम करने के लिए है। ठीक है ना, तो मैं यहां पे तुमको बोलते हुए हो सकता है हाफ ही जाऊं, हाफ में लग गया हूं ऐसे। मैंने पढ़ा हनुमान जी बड़े जोरदार राजनीतिज्ञ थे। ये किसी ने सुना नहीं होगा नॉर्मली। नहीं।
मैंने कहा यार हनुमान जी राजनीतिज्ञ, मैंने कहा यार ये तो बड़ी जोरदार बात है, राजनीति तो आज का सबसे सर्वप्रिय सब्जेक्ट है, और हनुमान जी और रामायण को लोग उस तरीके से हम एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं समाज में जिस तरीके से एस्टेब्लिश होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब एक जिस तरह से वो हर एक के हृदय में बसती रही राम कथा, वो कथा अब उस तरीके से हृदय में नहीं बस पाती। हम लोग समझ लेते हैं, कभी हम बताने के लिए, कभी हम अपना ज्ञानी बताने के लिए उसको तैयार कर लेते हैं, ठीक है ना, लेकिन अंदर राम बस जाए, हृदय में यहां बस जाए, दिमाग में बस जाए, तो कितना राम राज्य हो जाएगा, कहता है ना। तो हनुमान जी, आपने बात चलाई, हनुमान जी राजनीतिज्ञ थे। हमने कहा राजनीतिज्ञ थे, ये कैसे? हमने रामायण खोली, डाटा कलेक्शन शुरू हुआ, ठीक है ना। उसमें युद्ध कांड में विभीषण का भीषण अपमान होता है रावण के द्वारा। विभीषण कहते हैं महाराज पराई स्त्री को यहां रखना ठीक नहीं, ये संकेत उचित नहीं है, ये हमारे विनाश का कारण बनेंगे। और रावण का लड़का खड़ा होकर कहता है चाचा अगर तुम में दम नहीं है तो जरा चुप रहा करो सभा में। बहुत सुंदर, समझ में आ गया ना। लड़ाई लड़ने का तो दम नहीं, और शिक्षा दे रहे हैं आप समय, ये सब हमारी हिम्मत को डाउन करने वाली बात है, इनको निकालो दो बाहर यहां से। और इस तरह की बात तो ये इस तरह का एक जगह से पानी, और रावण भी चिल्ला रहा है, रावण का लड़का भी अपमान कर रहा है, तब भी भीषण को अपने परिवार की, अपने समाज की चिंता है, और वो फिर बार बार कह रहा है कि हे मेरे बड़े भाई, तुम्हारे पास कितनी सहस्त्र तो पत्नियां हैं, आपके पास ऐसा और वैसा है, और तरह तरह से समझा रहा है। और मैंने देखा है काल को, मुझे लक्षण ठीक नहीं दिखते। मैं आपको एक बार फिर कहता हूं तो एक आदमी तो उतर ही आता है उसको खींच के पटक लेने के लिए। जब स्थिति इतनी दुविधापूर्ण हो जाती है, अति निराश हो जाता है, तो कहता है मैं जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं इस जगह के विनाश को, यहां नहीं रुका जा सकता। और वो राम का दरवाजा खटखटाता है, ठीक है ना। राक्षसों जैसी काया, राक्षस का भाई है भाई वो भीषण, ठीक है ना। एक विशाल काया का पुरुष राम की खोज करते हुए एक एरिया में आता है, तो उसको कुछ दिखते हैं लोग, बहुत सब सतर्क हो जाते हैं कि ये आदमी दक्षिण से आ रहा है, ये बड़ा है, ये रावण का भेजा हुआ दूत नहीं, ये उसका हमारे को नष्ट करने आया है, ठीक है ना। ये उस दिशा से आ रहा है जहां हमारा दुश्मन है और जिधर हम जाने की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, समझ गए। तुरंत दो चार लोग उसको देखते हैं, एक आदमी नाटक करते कराते हुए पूछता क्या भाई साहब कहां जा रहे हो? ओके, वो कहता मुझे राम से मिलना है। राम से मिलना है इस आदमी को? कौन हुआ? मैं रावण का भाई हूं, मुझे रावण से मिलना है, मैं राम से मिलना है, मुझे राम से मिलना चाहता हूं, मैं रावण का भाई हूं। हो गया, दुश्मन का भाई खुद छुपी हुई सेना लेके अपने सादा वेश में अपने खतरनाक रावणी और राक्षसी एक्सप्रेशंस को छुपाते हुए नम्र बन के उपस्थित हो रहा है, ये हमारा विनाश करेगा, ठीक है ना। समझ गया ना। राम को दी जाएगी ये सूचना, जाके राम को दी जाती है कि विभीषण करके कोई राक्षस है, वो कह रहा है कि वो आपके पास आया है और एक दूत बन के आया है, और वो आपकी शरण में आया और आपके साथ रहना चाहता है। इस तरह की 2-4 सूचना आती हैं, एकदम सबके आसपास 6-8 लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, ये संकेत ठीक नहीं। अब यहां शुरू होता है विभीषण का अपमान। विभीषण उपस्थित नहीं है, जामवंत के लिए और भी जितने चरित्र है राम के आसपास रहते हैं, वो तरह तरह से बताते हैं और इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं कि एक राक्षस के भाई को घुसने से पहले मार ही क्यों न दिया जाए, बोलते हैं उसको यहां तक पहुंचने दिया जाए।
लेकिन फिर आती है वह बात जो ये कहती है कि हनुमान बड़े चतुर और राजनीतिज्ञ थे। वो कहते देखिए भगवान श्री राम तिनके की तरह मसल दोगे आप जब चाहोगे उसको, उसकी काया विशाल क्यों नहीं है। ठीक है ना, मैं जामवंत जी की बात से सहमत हूं, परंतु प्रयोजन अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। हमें ये स्पष्ट तो होने दिया जाए कि आखिर ये चाहता क्या है, क्योंकि वो इस तरह से उसकी जो व्याख्या रामायण में लिखी, मैं भी दंग रह गया। मेरा मन उसको ड्रामे में कन्वर्ट करने के लिए तड़पने लगा। शुरू में बेचैनी पैदा हो गई थी, ठीक है ना। तो इस तरह से वो चीज एक ड्रामे अब आएगा उसके अंदर, राजनीतिज्ञ हनुमान नाम का एक नाटक। इतनी तारीख को इतने बजे IITTM के सभागार में होने वाला है। अगर ये बन जाता है, तुम में से कोई लिख देता है क्या नहीं। और राजनीतिज्ञ हनुमान अपने आप में एक इंटरेस्टिंग टाइटल है ना। तो टाइटल बनता है तो हमें ऑडियंस भी पकड़ना है, हमें संस्कृति भी स्थापित करनी है, हमें जिज्ञासाएं भी दूर करनी है। क्योंकि जितनी अच्छी तरीके से भावनाओं को ड्रामे में आप अपने सामने वाले ऑडियंस के हृदय में स्थापित कर देते हैं, उसका ऐसा कोई दूसरा माध्यम नहीं। ठीक है क्या? ठीक है। हाँ, तो इसलिए आपको विषय का चयन, पब्लिक का इंटरेस्ट और वो एक सुनहरे भविष्य की तरफ एक अच्छी शिक्षा लेकर आगे बढ़ रहे हो, एक मैसेज इंटरेस्ट है। हम मैसेज बना, हमारी जिंदगी को ही हमारे मैसेज सराउंडिंग हमारे अनुभव बना रहे हैं, हमारे को आगे बढ़ा रहे हो, हमारे अनुभव हमें आगे लेके जाएंगे कि हम क्या करेंगे। ठीक है ना, हर कदम पर। और यही अनुभवों को हम शेयर नहीं कर पाते, हम शेप नहीं दे पाते, हम बांट नहीं पाते, न लिख कर, न कह कर, न स्क्रिप्ट फॉर्म में, न ड्रामा बनाकर, न फिल्म बनाकर, न रील बनाकर। ठीक है ना, छोटे छोटे एक्शन से इंटरेस्टिंग लगता है। अब वो चल रहा है, बेसिकली लाखों करोड़ों लोगों का टाइम भी खराब कर रहा होगा। तो मेरे ख्याल से एक चीज तो मैंने ये कह दी, लिखने के लिए क्यूरियोसिटी और सब्जेक्ट का सिलेक्शन, और उसके लिए डाटा कलेक्शन, और डाटा कलेक्शन के बाद आप उसको जब लिख लेते हैं तो फिर एक ट्रायल रन होता है। एक ट्रायल रन होगा कि आप उसको 2-4 समझदार विषय के लोगों को अब मेरे को ये कौन बताएगा कि भाई साहब टाइम हो गया? नहीं तो पीछे हट गए। नहीं कोई टाइम नहीं। मैंने कहा था ज्यादा हो जाए तो पीछे पजामा खींच देना है। ये बैठे